हेलो एवरीवन। आप लोग इस समय सभी हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे जो है बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे और हम इसी व्यस्तता के बीच में हम चाहते हैं कि हमारे हाई स्कूल के बच्चों के मैथ के लिए कुछ और विशेष चीज़ें हम बता सकें बोर्ड पेपर से पहले। इसलिए आज हम आपको कुछ विशेष बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बताने जा रहे हैं जिससे आपको पेपर में बहुत सहूलियत मिलेगी। इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा जिससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निर्देशांक ज्यामिति में हाई स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशली इस टॉपिक को हमने लिया है। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत जो है हाई स्कूल से ही होती है। इसमें सबसे पहले हमने जो लिया है चतुर्थांश के बारे में हमारे बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। चतुर्थांश से पहले जो हमें नॉलेज होना चाहिए वो बिंदु के बारे में। किसके बारे में? बिंदु। जो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट में बिंदु की बात करते हैं वो हमारा ब्रैकेट में लिखते हैं जिसको हम क्रमित युग्म कह सकते हैं। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। सबसे पहले हमें बिंदु को समझना है। बिंदु हमारा जो होता है वो भुज और कोटि में होता है। अब जब भुज और कोटि में होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो अक्ष हैं, एक एक्स ओ एक्स डैश जिसे एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स एक्स डैश, और एक अक्ष हमारा है वाई ओ वाई डैश मीन्स वाई वाई डैश, दूसरा जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इन एक्स 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 ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इनको जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु हमारा होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। क्योंकि यहां पर एक्स अक्ष में भी जीरो है, वाई अक्ष में भी जीरो है, इसका मतलब बिंदु हमारा हो जाता है 0 0। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात पड़ती है सबसे पहले कि बिंदु क्या है। पहले भुज लिखी जाती है जिसे बाद में वाई, इसे हम क्रमित युग्म भी कह सकते हैं, मगर जनरली हम आप अपनी भाषा में आप समझिए कि बिंदु है। मूल बिंदु हमारा 0 0 हुआ जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। इसीलिए अब बात आती है कि एक्स ओ एक्स डैश में जो दाईं तरफ का भाग है हमारा ये ओ एक्स, ये धन को व्यक्त करता है। इसी तरह से ऊपर का जो भाग है ओ आई, वो हमारा भी वाई अक्ष के धन को व्यक्त करता है। साइंस में इस बात को बताया जाता है। इसीलिए ठीक है कि अगर ऊपर कोई फिगर हमारा बनता है लाइट में तो धन में होता है, अगर नीचे एक्स अक्ष के बनता है तो ऋण में होता है। इसका मतलब ओ एक्स हमारा धन को व्यक्त कर रहा है और ओ एक्स डैश हमारा ऋण को व्यक्त कर रहा है। ये जानना जरूरी है। ओ वाई हमारा जो ऊपर का भाग है वो धन को, और वाई अक्ष में वाई ओ वाई डैश जो नीचे का भाग है वो ऋण को व्यक्त करता है। इस तरह से पहले चतुर्थांश की बात करें तो ये भी प्लस हमारा बिंदु में कौन सा चिन्ह होता है? प्लस प्लस। इसी में हम समझाने का प्रयास है चतुर्थांश की बात। पहले चतुर्थांश में हमारे धन और धन चिन्ह हुए। दूसरे चतुर्थांश में आते हैं, क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है एक्स वाला, तो इधर को हमने बताया ऋण में व्यक्त किया जाता है, तो ये ऋण हो गया और ऊपर वाला धन, तो ये दूसरा चतुर्थांश हो गया। जब तीसरे में हम आते हैं तो इधर आएंगे पहले ऋण और नीचे जाएंगे तो भी ऋण, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा ऋण और ऋण। चौथे में आते हैं तो ये धन होगा और नीचे हमारा ऋण होगा, तो इस तरह से प्लस और माइनस। क्लियर? हमने इतनी बात सीख ली कि एक्स एक्स डैश में एक्स ओ एक्स डैश और वो वाई ओ वाई डैश में अगर एक्स एक्स डैश की बात करें तो जो मूल बिंदु हमारा जहाँ पर है वहाँ से दाईं ओर जो है एक्स अक्ष में धन होता है, बाईं ओर ऋण होता है। ऊपर
y अक्ष में धन होता है, नीचे आपका क्या होता है, ऋण होता है। इसी से हमारे चतुर्थांश निकलते हैं प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, दूसरे में माइनस प्लस दूसरा, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ये आप सीख लेंगे। हमने थोड़ा सा बोर्ड परीक्षा से पूर्व इसको इसीलिए सेट किया है जिससे क्योंकि आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आए इसमें आप बड़े आराम से हल कर सकें। ये रही आपकी चतुर्थांश की बात, जिसमें हमको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चतुर्थांश के बारे में जानकारी करनी है कि कौन से चिन्ह होते हैं भुज और कोट में। और दूसरी बात हमें ज्ञान करनी है कि मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है। अब बिंदु का जब ज्ञान हो गया तो बिंदु XY हमारा है। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं कि अगर बिंदु हमारा XY है तो अगर हम दो बिंदु लें, आगे क्या लेते हैं, पहले हम दो बिंदुओं की बात करते हैं कि दो बिंदु अगर हमारे हैं, जैसे कि हमने एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, ये x1 y1 है अगर, और ये हमारा x2 y2 है। दो बिंदु हम ले लेते हैं। इन दो बिंदुओं की सबसे पहली बात सीखना होता है हमें कि बीच की दूरी क्या होती है। एकदम हम आपको मेन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, कोई सवाल हल नहीं करवा रहे हैं, जिससे कि आपको मुख्य बिंदु जांच हो जाए, आप बड़े आराम से प्रश्नों को हल कर सकें और आपकी तैयारी, कहने का मतलब पुनरावलोकन मीन्स रिवीजन हो जाए। इसके लिए बीच की दूरी, जैसे ये हमारी है ए बिंदु है, ये बी है, तो बीच की दूरी ए बी बराबर जो हमारा बनता है वो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगली चीज़ हमको ये दिमाग में आनी चाहिए, तभी ये दो बिंदु हमारे दिए हैं तो बड़ी आसानी से पहले बिंदु को हम x1 y1 ले लेंगे, दूसरे को x2 y2, और इस सूत्र का प्रयोग करके बीच की दूरी कैलकुलेट कर लेंगे। बीच की दूरी जब हमारी कैलकुलेट हो जाती है तो हमें बहुत से प्रश्नों की और भी बात हल हो जाएगी, जैसे कि किसी त्रिभुज का ज्ञान करना हो, आयत का ज्ञान करना हो, वर्ग का ज्ञान करना हो, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण पर बना वर्सेस दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर है। अगर वर्ग है तो चारों भुजाओं की दूरियां आपस में बराबर होंगी, अगर आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो बीच की दूरी का प्रयोग करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत बड़े प्रश्नों में। इन्हीं दो बिंदुओं की अगर हम बात करें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं दो बिंदुओं में अगर हम बात करें कि अगर दो बिंदु दिए हैं, कोई बिंदु ऐसा P है, XY बिंदु है मान लिया, ये इन रेखाओं को यम अनुपात n में अंतः विभाजन करता है। क्या करता है? अंतः विभाजन अगर कर रहा है m और n अनुपात में, किस अनुपात में? x1 y1 x2 y2 दो बिंदु हैं, इनके मिलाने वाली रेखा में कोई बिंदु P है जो यम अनुपात n में रेखा को काटता है। उस P बिंदु के आपको उस P बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने अगर होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं अंतः विभाजन के लिए। किसके लिए? अंतः विभाजन। किस अनुपात में कर रहे हैं? यम अनुपात n में। तो x बराबर होता है आपका mx2 बटे nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये xy के मान आ जाते हैं, इन्हें हम बिंदु के रूप में लिख देते हैं। क्रमित युग में लिखना, पहले भुज बाद में कोट लिखना ही बिंदु कहलाता है। तो अंतः विभाजन में हम ये सीख जाते हैं। अगर यही y विभाजन है, जबकि इस साल आपके 30% में y विभाजन नहीं है, परंतु अगर y विभाजन है तो यहाँ पर प्लस है, वहाँ पे ऊपर नीचे प्लस के स्थान पर क्या हो जाता है? माइनस। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तब ये बन जाएगा हमारा y विभाजन के लिए।
मगर हम इस साल बोर्ड की परीक्षा के लिए हमें अंतः विभाजन ही सीखना है। मीन्स सब किस में होंगे, प्लस में होंगे। अब इसी में यही पी बिंदु अगर मध्य बिंदु हो जाए, क्या हो जाए, मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर हमको ज्ञात करने हो तो यम और यन आपस में बराबर हो जाएंगे। तब उस स्थिति में हमारा अगर मध्य बिंदु हमें निकालना है पी का, मान लिया ये बिंदु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मध्य बिंदु पी है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम आपका पूर्णतः आपको रिवाइज किए देते हैं, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा से पूर्व बढ़िया तैयारी थोड़े समय में हमारे वीडियो में हो जाए। आपको किताब में बहुत अधिक जो है परेशान होने की जरूरत न पड़े, पूरी कोऑर्डिनेट हम बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। इसमें x बिंदु p है, x y बिंदु हमने जैसे बताया, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, क्योंकि m1 बराबर हो जाएंगे तो एक एक मान हो जाएंगे, कहने का मतलब है, तो नीचे 2 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। क्यों आ जाए, अंतः विभाजन में ही अगर m और n के मान एक एक रख दें बराबर हो जाने की वजह से, तो अपने आप ये एक्स वाई मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निर्देशांक के बाद में फिर आते हैं हम त्रिभुज में। अब 3 बिंदुओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 3 बिंदुओं की कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, त्रिभुज की। किसकी कर रहे हैं, त्रिभुज की। त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज है हमारा, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहला बिंदु हमारा x1 y1 हो गया, बी बिंदु हमारा x2 y2 हो गया, तीसरा बिंदु हमारा x3 y3 हो गया। अब इसमें अगर देखें तो पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, डेल्टा बराबर। इसका याद करने का तरीका समझ लीजिए कि एक तरीका है कि हम 1/2 करके सीधे सीधे एक्स वाई प्लस एक्स वाई 3 बार लिख दिया, फिर माइनस करके वाई एक्स प्लस वाई एक्स लिख दिया, और बाद में 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 ऐसे करके हम फार्मूले को कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या है आपका, 1/2 करके x1 हमने लिया कॉमन में, तो 1 2 3 y2 माइनस y3 आएगा, प्लस x2 लिया तो y3 माइनस y1 आएगा, और प्लस हमें अगर x3 लिया तो y1 माइनस y2 आएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चाहे इस तरह सूत्र लिखिए, चाहे इस तरह सूत्र लिखिए, ये आपके लिए इजी पड़ता है तो आप इस तरह सीख लिए। इसमें x1 लिखेंगे, फिर x2 प्लस में, फिर x3, और y2 y3 आएंगे प्लस और माइनस में, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये सीरियल चलता है। इसमें ये याद करने का आप लोगों को अधिक इजी पड़ता है स्कूल के बच्चों को कि x1 xy करके हमने 3 बार लिख लिया, माइनस करके y x करके 3 बार लिख लिया, तो हमारा बना 1/2 बाहर रहेगा आपका, 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 लिख देंगे, आपका सूत्र बन गया। इस तरह से आपका फार्मूला बन गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अगर ये डेल्टा का मान हमारा 0 हो तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इन तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसका एक क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, और या तो बनता है संरेख होने के लिए। तीसरी बात निकलती है, अगर इनके मध्य बिंदुओं को, जैसे इसके मध्य ये माध्यिका हो गई, इसके मध्य बिंदु में ये माध्यिका हो गई, इसके मध्य बिंदु में ये माध्यिका हो गई, ये हमारा हो गया जी। तो त्रिभुज के तीनों रेखाओं के मध्य बिंदु को
जैसे इस बिंदु के सामने वाले मध्य में मिलाने वाली रेखा पहली माध्यिका, तो तीनों माध्यिकाओं के मिलाने वाली रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक, किसके, केंद्रक जिसको कहते हैं, यहां पर हमने क्या लिया है, जी लिया है। केंद्रक जी के लिए x बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटे 3 और y बराबर y1 + y2 + y3 बटे 3। इस तरह से हम त्रिभुज के केंद्रक निकाल लेते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का आपका केंद्रक हो गया। इतना आपके कोऑर्डिनेट में हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है। फिर हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, मूल बिंदु 0 0 होता है। पहले चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। फिर हमने दो बिंदु लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिया, x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर दोनों बिंदुओं पर कोई बिंदु P हो जो m अनुपात n में अंतर विभाजित कर रहा हो, तो उस बिंदु P के निर्देशांक के लिए x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, y बराबर my2 + ny1 बटे m + n। y में प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है बीच में। इस बार आपके पाठ्यक्रम में y विभाजन नहीं है, इसलिए अभी आपको ध्यान देने की इसकी जरूरत नहीं है। फिर आगे आते हैं मध्य बिंदु के स्थान, दो बिंदु दिए हों, उनके बीच में मध्य बिंदु हो, बीच का बिंदु कोई हो, तो x बराबर x1 + x2 बटे 2, y बराबर y1 + y2 बटे 2। फिर त्रिभुज में आते हैं, तीन बिंदु होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। हमने बताया x y करके 3 बार लिख लें, y x करके 3 बार, माइनस करके 1 2 2 3 3 1 करके लिख लें, या x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, 1/2 आपका बाहर रहेगा। इसी त्रिभुज के माध्यिकाओं को मिलाने वाली रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, तीनों माध्यिकाएं, उसे हम केंद्रक कहते हैं। उसके निर्देशांक हमारे x बराबर x1 + x2 + x3 बटे 3, y बराबर y1 + y2 + y3 बटे 3 ये होते हैं। इतने पाठ्यक्रम से आपके सवाल आएंगे, या तो सूत्र पूछे जाएंगे, अंक दिए होंगे, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर देंगे। हम सवालों में नहीं पहुंच रहे हैं, आपके पास समय अधिक नहीं है, आप थोड़ी सी समय दे करके इस वीडियो को देख करके आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तैयार हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।